जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनुज रंजन 06 आईटीआई सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे जो है कि बीएचईएल का एग्ज़ाम होने वाला है बहुत ही जल्द। आपका जीआरएससी का जो एग्ज़ाम का डेट आ चुका है, इसरो का भी एग्ज़ाम होने वाला और आपका जो है कि आपका अलग अलग अन्य क्षेत्र का एग्ज़ाम होने वाला है। उसके रिगार्डिंग जो है कि मैंने यहाँ पे मशीनिस्ट का और टर्नर के लिए रिगार्डिंग जो कि मैंने कुछ क्वेश्चन लिखा है। हालांकि यहाँ पे जो कि आपको फीटर का भी हेल्प होने वाला है, तो आप इस क्वेश्चन को जो कि कंटिन्यूस देखना। ये जो कि टोटल 5 दिन आपको ये चलेगा, लगभग 300 क्वेश्चन का सीरीज है। तो पर डे हमारा टारगेट रहेगा कि आपको 50 क्वेश्चन ओवरऑल करने का कोशिश करो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में हो पाए। तो उसके रिगार्डिंग जो मैंने क्वेश्चन लिखा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द जनरल रेशियो ऑफ सोल्यूबल ऑयल एंड वाटर यूज एज कूलेंट इज। तो पूछ रहा है कि कौन सा जो है कि शीतलक के रूप में प्रयोग होने वाला घुलनशील तेल और पानी का अनुपात कितना होता है। तो घुलनशील तेल और पानी का अनुपात कितना होता है, तो वहाँ पे जो है कि 1:2, यानी कि 1 लीटर अगर तेल है तो यहाँ पे 20 लीटर हमारा पानी होना चाहिए। ये हमारा जो है कि ये बता रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या बोलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 mm से कम व्यास वाले स्ट्रेट शैंक ड्रिल को पकड़ने का निम्नलिखित में से क्या प्रयोग करते हैं। ये कहना चाह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू होल्ड अ स्ट्रेट शैंक ड्रिल हैविंग डायमीटर लेस देन 12 mm, यानी कि 12 मिलीमीटर से कम का अगर ड्रिल बिट है तो उसके लिए हमें कौन सा जो है कि ड्रिल का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन है ड्रिल चक, स्लीव, सॉकेट या ड्रिल डिप। तो हम लोग वहाँ पे 12 mm से कम अगर है तो वहाँ पे हम लोग ड्रिल चक का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर। अगर 12 mm से अधिक रहता है तो वहाँ पे हम लोग जो है कि स्पेंडल में लगा कर हम लोग ड्रिल डिप के साथ स्पेंडल में लगा के हम लोग ड्रिलिंग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन में है द मटेरियल ऑफ ट्विस्ट ड्रिल इज जनरली, क्या सामान्यतः ट्विस्ट ड्रिल के लिए किस प्रकार के जो कि मटेरियल का आवश्यकता होता है, किस धातु की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है HSS यानी हाई स्पीड स्टील, कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील या फिर डायमंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा HSS यानी कि हाई स्पीड स्टील। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं 4th नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है भी ब्लॉक आर अवेलेबल इन ग्रेड ऑफ। तो भी ब्लॉक हमारे कितने ग्रेड में अवेलेबल होते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि भी ब्लॉक जो है हमारा 2 ग्रेड में होता है, वो होता है ग्रेड ए और ग्रेड बी। तो ऐसा नहीं, देखिए यहाँ ऑप्शन 1 और 2 भी लिखा है, तो हमको जो कि 1 और 2 ना देखे ऑप्शन ए देना है। ए एंड बी किस ग्रेड में मिलता है, तो हमारा ए और बी ग्रेड में हमारा जो है कि भी ब्लॉक मिलता है। क्लियर। नहीं देखते 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है प्लेनर में धातु डैश के समय निकालती है इन ए प्लेनर मटेरियल इज रिमूवेबल ड्यूरिंग। तो प्लेनर मशीन में जो मटेरियल कब निकालती है, क्या रिटर्न स्ट्रोक में, फॉरवर्ड स्ट्रोक में, फॉरवर्ड और रिटर्न दोनों में, या नॉन ऑफ दी। तो हम लोग जानते हैं कि प्लेनर मशीन जो होता है वो काफ़ी बड़ी मशीन होती है और जो कि बड़े बड़े जॉब को में वर्क करने के लिए होता है। तो वहाँ पे जो हमारा जॉब का वो मटेरियल रिमूव करती है वो हमारा करती है रिटर्न स्ट्रोक में। वहीं अगर सेपर मशीन की बात करता है तो सेपर मशीन जो है कि हमारा फॉरवर्ड स्ट्रोक में जो कि मटेरियल को रिमूव करती है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं 6वां क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन में क्या बोलता है प्लेनर के टेबल को फ्लूइड के दबाव की सहायता से रेसिप्रोकेटिंग गति देने के लिए निम्नलिखित में से किस ड्राइविंग मैकेनिज्म का प्रयोग किया जाता है। क्या है इंग्लिश में देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्राइविंग मैकेनिज्म इज यूज टू गिव रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट टू द टेबल ऑफ प्लेनर विथ फ्लूइड प्रेशर। तो बोल रहा है कि फ्लूइड प्रेशर के लिए जो कि टेबल का रेसिप्रोकेटिंग गति में देने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, कौन सा ड्राइविंग मैकेनिज्म का। ऑप्शन है हाइड्रोलिक ड्राइव का, या फिर ओपन बेल्ट ड्राइव, क्रॉस बेल्ट ड्राइव या फिर मोटर ड्राइव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा हाइड्रोलिक ड्राइव। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोलता है कि प्लेनर के टेबल में रेसिप्रोकेटिंग गति डैश के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। रेसिप्रोकेटिंग मोमेंट ऑफ द टेबल इन ए प्लेनर इज ऑब्टेन बाय। तो प्लेनर मशीन में जो है प्लेनर के टेबल में रेसिप्रोकेटिंग गति किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। ऑप्शन है कैम ड्राइव, रैक एंड पिनियन, लूज और फास्ट पुली, तो एंड वर्म और वर्म व्हील। तो हम लोग किसके द्वारा जो है कि रेसिप्रोकेटिंग गति प्राप्त करते हैं, तो वो हम लोग करते हैं लूज एंड फास्ट पुली। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है। रैक ऑन पिनियन के अगर वहाँ पे देखें क्वेश्चन है कि यहाँ पे ऑप्शन में आपका रैक एंड पिनियन, तो रैक एंड पिनियन का उपयोग किस लिए करते हैं हम लोग, तो रोटरी को लीनियर में बदलने के लिए हम लोग जो है कि रैक एंड पिनियन का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है यहाँ पे हमारा है 8 नंबर विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोल्ट्स आर यूज विथ द क्लैम्प फॉर होल्डिंग वर्क पीस ऑन ए
प्लेनर टेबल, यानी कि प्लेनर टेबल पर वर्क पीस पकड़ने के लिए क्लैंप के साथ निम्नलिखित में से कौन सा बोल्ट उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है टी बोल्ट, कैरेज बोल्ट, स्क्वायर बोल्ट या फिर राउंड होल बोल्ट। तो किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग प्लानर के टेबल। अगर देखिए टेबल की बात बोल रहा है, वो चाहे मिलिंग मशीन का टेबल हो, प्लेनर का हो, शेपर का हो, हॉरिजॉन्टल बोरिंग का हो, वर्टिकल बोरिंग का हो, तो वहाँ पे देखिए कि टी ग्रुप कटा हुआ रहता है। जो कैसा ग्रुप रहता है तो टी ग्रुप। तो वहाँ पे किस टेबल बोल्ट का इस्तेमाल करेंगे तो टी बोल्ट का वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यहाँ पर जाएगा क्या हो जाएगा टी बोल्ट। ऑप्शन क्या हो जाएगा टी बोल्ट, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन में क्या बोलता है, स्लॉटर डिस्क मैकेनिज्म का प्रयोग किया जाता है। तो स्लॉटर डिस्क मैकेनिज्म इज यूज्ड फॉर, तो स्लॉटर डिस्क मैकेनिज्म का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, क्या क्विक रिटर्न मैकेनिज्म में, सेटिंग द टूल टू कट, यानी कि कट के लिए टूल का समंजस में, चौड़ा कट बनाने के लिए, मेकिंग ए विथ कट, या फिर रोटरी मोशन ऑफ द टेबल को की घूर्णन गति के लिए। तो किसका इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगी। क्लियर। ऑप्शन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। अब क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं, तो आइडल टाइम को कम करने के लिए, यानी कि आइडल टाइम को जो है कि बचाने के लिए हम लोग क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि यहाँ पे बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन कैन बी डन ऑन स्लॉटिंग मशीन। स्लॉटिंग मशीन पर निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन किया जा सकता है। तो स्लॉटिंग मशीन पर कौन सा ऑपरेशन किया जा सकता है, ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है क्या इंटरनल ग्रुप काट सकते हैं। सेकंड ऑप्शन बोलता है क्या एक्सटर्नल एक्सटर्नल कीवे ऑन लॉन्ग शाफ्ट। थर्ड बोलता है कीवे फॉर फीदर की। एंड फोर्थ बोलता है वुडरफ की ऑन ए शाफ्ट। तो कौन सा हम लोग ग्रुप यहाँ पे काट सकते हैं, तो हम लोग जो है कि स्लॉटिंग मशीन के द्वारा हम लोग इंटरनल ग्रुप काट सकते हैं। स्लॉटिंग मशीन कैसा होता है, वर्टिकली में होता है और उसका जो रैम अप एंड डाउन वर्क करता है, ठीक है। और उसके अगर बोला जाए कि कितने प्रकार के होते हैं तो वो 4 टाइप से होते हैं। आपका हाइड्रोलिक टाइप हो गया, पुश टाइप हो गया, तो ऐसे करके टोटल आपका 4 टाइप के स्लॉटिंग मशीन होते हैं। क्लियर। चलिए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा सेंटर लेथ का हिस्सा नहीं है। ये बोल रहा है कि सेंटर लेथ का कौन सा पार्ट है ऑप्शन में से जो कि सेंटर लेथ का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन है क्या फीड रॉड, सैडल, आर्बर या लीडर स्क्रू। तो कौन सा होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आर्बर। आर्बर किस में होता है, तो आर्बर हमारे लोग का जो है कि ड्रिल मशीन में होता है। किस में होता है, ड्रिल मशीन में। तो यहाँ पे लेथ मशीन में क्या क्या हो जाएगा, फीड रॉड हो जाता है, सैडल हो जाता है एंड लीडर स्क्रू। ये आपका जो है कि लेथ मशीन में होता है। 12 में क्वेश्चन की अगर बात करें कि 12 में क्वेश्चन में क्या है, काउंटर बोरिंग की जाती है। तो काउंटर बोरिंग किसके लिए किया जाता है, फर्स्ट ऑप्शन है सॉकेट हेड स्क्रू के लिए। सेकेंड ऑप्शन है जो है कि डीबरिंग होल यानी कि छिद्र के छोर से बर की सफाई करने के लिए, या फिर सटीक आकार में छिद्र को बड़ा करने के लिए, या फिर कोर छिद्र को फिनिश करने के लिए। तो काउंटर बोरिंग किसके लिए किया जाता है, तो वो हम लोग जो है करते हैं सॉकेट हेड स्क्रू को समायोजित करने के लिए, यानी कि स्थान देने के लिए एकमोडेटिंग सॉकेट हेड स्क्रू। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, टेपर टर्निंग की फर्म टूल विधि का उपयोग करते समय क्या करना चाहिए। वाइल यूजिंग द फर्म टूल मेथड ऑफ टेपर टर्निंग, क्या कैरेज को लॉक होना चाहिए, कंपाउंड रेस्ट को लॉक करना चाहिए, टॉप स्लाइड लॉक होना चाहिए, या टेलस्टॉक को लॉक होना चाहिए। तो जब भी टेपर टर्निंग करते और फार्म टूल मेथड का इस्तेमाल करते हैं उस समय हमें कैरेज को लॉक कर देना चाहिए। उससे कैरेज को लॉक करने से क्या होता है कि हमारा जो भी एक्सेस पे हमारा जॉब कट रहा होता है सिलेंड्रिकल जॉब, तो वहाँ पे हमारा कैरेज जब लॉक रहेगा तो हम टूल को अच्छी तरह से पार्टिंग कर सकते हैं। क्लियर। टेपर टर्निंग जो फार्म टूल लगाएंगे तो वहाँ पर हम पार्टिंग करके आसानी से वहाँ कैरेज को लॉक कर देंगे तो काम करने में आसानी होगी। क्लियर। देखिए नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, हेलिक्स एंगल इज फाउंड ऑन। हेलिक्स एंगल डैश पर पाया जाता है। हेलिक्स एंगल किस पे पाया जाता है, फर्स्ट ऑप्शन है थ्रेडेड वर्कपीस पर, लेथ की फीड रॉड पर, थ्रेडेड टूल पर, या फिर टेपर टर्निंग अटैचमेंट पर। किस में पाया जाता है हेलिक्स एंगल, तो हेलिक्स एंगल जो हमारा थ्रेडेड वर्कपीस पर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगी। नहीं देते 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, द टिप ऑफ ए सीमेंटेड कार्बाइड टूल इज ज्वाइंटेड ऑन द शैंक बाय। सीमेंटेड कार्बाइड टूल की टिप को शैंक पर डैश के द्वारा ब्रेजिंग किया जाता है। तो किसके द्वारा जो कि ब्रेजिंग किया जाता है, क्या ब्रेजिंग के द्वारा, वेल्डिंग के द्वारा, सोल्डरिंग के द्वारा, या फिर क्लैंप विद स्क्रू यानी कि स्क्रू के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ब्रेजिंग। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन क्या होगा, सीमेंटेड कार्बाइड टूल को टिप के शैंक पर किसके द्वारा जोड़ा जाता है, तो हम लोग ब्रेजिंग के द्वारा जोड़ते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायमीटर ऑफ द वर्कपीस शुड बी टर्न बिफोर कटिंग एक्सटर्नल थ्रेड, यानी कि निम्नलिखित में से किन व्यासों के वर्कपीस में बाहरी चूड़ियाँ काटने से पहले टर्निंग की जानी चाहिए। तो क्या बोल रहा है, फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं। वर्कपीस में बाहरी चूड़ियाँ काटने से पहले टर्निंग की जानी चाहिए, क्या मेजर डायमीटर, पिच डायमीटर, कोर डायमीटर या फिर हेड डायमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा मेजर डायमीटर, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगी। क्लियर, ठीक है। 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, द रोलर्स यूज्ड इन द रोलर बॉक्स टर्निंग टूल होल्डर आर। रोलर बॉक्स टर्निंग टूल धारक में उपयोग किए जाने वाले रोलर्स डैश होते हैं। तो रोलर बॉक्स में टर्निंग टूल को जो पकड़ता है वो कैसा होता है, क्या कन्वेक्स शेप में होता है, कनकेव शेप में होता है या फिर स्लेक्टली टेप्ड होता है, यानी कि हल्का टेपर होता है या फिर हल्का जिगजैग होता है। तो किस आकार में होता है, तो वो हमारा होता है कन्वेक्स शेप में, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगी। यहाँ पे रोलर बॉक्स की बात कर रहा है किसकी, तो रोलर बॉक्स में जो टर्निंग टूल का क्या है, तो वो हमारा कन्वेक्स शेप, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगी। क्लियर। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, ड्यूरिंग मशीनिंग ऑपरेशन यूजिंग फेस प्लेट द एंगल प्लेट इज होल्ड ऑन द, यानी कि फेस प्लेट का उपयोग डैश कर मशीनिंग ऑपरेशन के दौरान एंगल प्लेट डैश पर रखा जाता है। यानी कि फेस प्लेट का उपयोग कर मशीनिंग ऑपरेशन के दौरान एंगल प्लेट किस पर रखा जाता है, ऑप्शन है फेस प्लेट पर, कैरेज पर, टेल स्टॉक पर या बेड पर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा फेस प्लेट, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगी। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 में क्या बोलता है, सेंटर ड्रिल का आकार डैश के आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो सेंट्रल ड्रिल का आकार किस पे आधार जो है कि निर्धारित किया जाता है, फर्स्ट ऑप्शन है डायमीटर ऑफ द वर्कपीस के व्यास पर, मटेरियल ऑफ द वर्कपीस क्या वर्कपीस के पदार्थ पर, वर्कपीस की लंबाई या फिर वर्कपीस पर किए जाने वाले कार्य। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए वर्कपीस के व्यास पर। देखिए यहाँ पे एक आपको यहाँ पे मैं और बता दूँ, यहाँ पे बोल रहा है कि सेंट्रल ड्रिल का आकार यहाँ पे पूछ रहा है कि उसका जो सेंट्रल ड्रिल का डिटरमाइन जो है वो कैसे करेंगे, तो हम लोग वर्कपीस के डायमीटर के हिसाब से। ऐसे हम लोग किसी भी ड्रिल का एंगल को किस पे चेंज करते हैं, तो वर्कपीस यानी कि जो जिस मटेरियल का हम लोग वर्कपीस का टूल को ड्रिलिंग कर रहे हैं उसके आधार पर और किए जाने वाले वर्क पे आपका जो कि डिपेंड करता है मटेरियल के पदार्थ पर, ठीक है, डायमीटर और पदार्थ पर। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है दिया गया है वो ऑप्शन नंबर ए। हालांकि इसका जो है कि आप कमेंट में इसका आंसर दे सकते हैं, हालांकि मेरे को जो आंसर लग रहा है ये ऑप्शन नंबर ए लग रहा है। अगर किसी को कोई दूसरा लगता है तो आप इसका जो कि क्वेश्चन नंबर 9 और कमेंट में आंसर आप 19 लिख के आप आंसर दे सकते हो, ऑप्शन कुछ भी जो आपको समझ में आता है। मेरे अनुसार से ये वर्कपीस का व्यास यानी कि डायमीटर ऑफ द वर्कपीस होना चाहिए। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, प्लेन मिलिंग इज डन फॉर डैश। प्लेन मिलिंग डैश के लिए किया जाता है। तो किस ऑपरेशन के लिए जो कि हम लोग प्लेन मिलिंग का कार्य करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है समतल सतह की मशीनिंग के लिए, मशीनिंग फ्लैट सरफेस, सेकेंड है फेस मिलिंग के लिए, थर्ड है टी स्लॉट मिलिंग के लिए एंड फोर्थ है संकीर्ण नैरो ग्रुप के लिए। तो किसके लिए हम लोग जो है कि प्लेन मिलिंग का ऑपरेशन करते हैं, तो ये होता है समतल सतह की मशीनिंग। ऑप्शन में ए इधर राइट आंसर होगी, ठीक है। चलिए देते हैं 21 नंबर। 21 में क्या है, स्टव आर्बर टाइप ए इन यूज फॉर माउंटिंग। ए प्रकार का स्टव आर्बर डैश पर माउंटिंग के लिए प्रयोग करते हैं, सेल एंड मिल पर, प्लेन मिलिंग कटर पर, हाफ साइड मिलिंग कटर पर या फिर साइड एंड फेस मिलिंग कटर पर। तो जो हम लोग स्टव आर्बर कटर का इस्तेमाल करते हैं वो सेल एंड मिल यानी सेल एंड मिल जो है माउंटिंग के लिए किया जाता है। क्लियर, ऑप्शन में ए इधर राइट आंसर हो जाएगी। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, 22 नंबर क्वेश्चन बोलता है द राउंड पोर्शन ऑफ द चिप स्पेस ऑन मिलिंग कटर इज कॉल्ड। मिलिंग कटर पर चिप स्पेस के गोलाकार भाग को कहते हैं। तो गोलाकार भाग को क्या कहते हैं, तो मतलब फिलेट कहते हैं। ऑप्शन में ए इधर राइट आंसर हो जाएगी। इसमें जो कुछ बताने लायक नहीं था, क्योंकि क्या यहाँ पे पूछा गया है, मिलिंग कटर पर चिप स्पेस। जो आप देख रहे हो कि मिलिंग कटर कैसा होता है, तो एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है जिसमें कि सर्कल में वो हमारा टूल होता है। और किसका बना होता है, तो HSS हाई स्पीड स्टील का वो हमारा टूल बना, ये उसका बॉडी बना होता है, कटर बनाता। और उसमें जो हम लोग क्या लगाते हैं, तो इंसर्ट को लगाते हैं, 4 का, 6 का, 8, 10, 12 का जो है कि हम लोग का रेशियो में वो
रहता है स्टैंडर्ड साइज में। और वहाँ पे पूछ रहा है कि चिप स्पेस के गोलाकार भाग को क्या कहता है। तो चिप जो वहाँ पे आपका जो टूल होता है, वहाँ पे टूल का दोनों बीच में एक सर्कल सा हल्का बना हो रहता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो फिलेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगी। क्लियर। नहीं देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, मिलिंग मशीन में रोटरी टेबल का प्रयोग डैश प्राप्त करने के लिए होता है। तो मिलिंग मशीन में जो रोटरी टेबल का प्रयोग किसके लिए, ऑप्शन देख लेते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस मूवमेंट, यानी कि अनुदैर्ध्य और तिर्यक मूवमेंट का संयोजन के लिए। सेकंड ऑप्शन है क्रॉस मूवमेंट के लिए। थर्ड ऑप्शन है लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस मूवमेंट के लिए। फोर्थ ऑप्शन है वर्टिकल मूवमेंट के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा लोग का जो ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका क्या बोलता है, कॉम्बिनेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस मूवमेंट। क्लियर। क्रॉस मूवमेंट जो क्या आपका देखिए फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन में आपका सेम लग रहा है, पर एक चीज़ देखिएगा यहाँ पे कॉम्बिनेशन बोला गया। फर्स्ट में क्या बोला, कॉम्बिनेशन यानी कि संयोजन, जो कि आपका क्रॉस मूवमेंट एंड लॉन्गिट्यूड जो आपको दोनों का जो है कि कॉम्बिनेशन रहेगा। ऑप्शन नेक्स्ट देता है 24 नंबर, रेडियन इज ए यूनिट ऑफ। तो रेडियन किसका मात्रक है, तो रेडियन हम लोग जानते हैं कि एंगल का मात्रक है। कितना होता है रेडियन का बराबर पाई अपन 180, एक रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। क्लियर। ठीक है। और एक डिग्री का मान 60 होता है आपका। नेक्स्ट 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या है, प्लग गेज का प्रयोग डैश में किया जाता है। प्लग गेज इज यूज्ड फॉर। तो प्लग गेज का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, ऑप्शन है चेकिंग होल डायमेंशन, लीनियर मेजरिंग, आपका एंगुलर मेजरमेंट एंड टेपर मेजरमेंट। किसके लिए करते हैं, तो प्लग गेज का हम लोग प्रयोग जो है कि हॉल की जाँच करने के लिए करते हैं। प्लग गेज हमारा कैसा होता है, जो कि एक होता है गो एंड नो गो, उसमें प्लग गेज कैसा होता है, तो हम लोग का देखिएगा एक सिलेंड्रिकल शेप में बना रहता है और एक साइड में हमारा गो सिरा होता है और वही दूसरा साइड में जो है कि हमारा नो गो सिरा होता है। क्लियर। नो गो उस पर लिखा हुआ भी रहता है, आपका एक साइड में गो लिखा रहेगा, दूसरे साइड में नो गो रहेगा। आपका फिर प्रोग्रेसिव प्लग गेज, टेपर प्लग गेज, इस टाइप से अलग अलग आपका नाप जो है कि देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे किसका बात करा, प्लग गेज के। तो प्लग गेज आपका हॉल की जाँच के लिए किया जाता है। नहीं देखते हैं 26 नंबर। 26 में क्वेश्चन में क्या बोलता है, श्रिंक रूल का सेंटीमीटर वास्तविक सेंटीमीटर से कैसा होता है, क्या बड़ा होता है, छोटा होता है, समान होता है या लगभग समान होता है। इंग्लिश में देख लेता है, द सेंटीमीटर ऑफ श्रिंक रूल इज डैश देन एक्चुअल सेंटीमीटर, यानी कि श्रिंक रूल का जो सेंटीमीटर होता है वो एक्चुअल सेंटीमीटर से कैसा होता है, तो वो हमारा बिगर होता है। यानी कि ऑप्शन में ए इधर राइट आंसर हो जाएगी। क्योंकि श्रिंक रूल का हम लोग इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, तो फोर्जिंग सेक्शन में करते हैं। हिट जो आपका कास्टिंग में फोर्जिंग सेक्शन है वहाँ पे हम लोग करते हैं। तो उस समय जो है कि हम लोग जो भी मेजरिंग लेते हैं वो एक्स्ट्रा, तो उसमें जो है कि मेजरिंग को फाइंड आउट किया जाता है। हम नहीं देते 27 और 27 क्वेश्चन क्या बोलता है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ डायल टेस्ट इंडिकेटर स्टैंड आर देयर। डायल टेस्ट इंडिकेटर स्टैंड कितने प्रकार के होते हैं, तो वो 2 प्रकार के होते हैं। आपका कौन सा, एक प्लेन टाइप जिसको कि फिक्स टाइप बोलते हैं, और दूसरा क्या होता है, मैग्नेटिक टाइप। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑप्शन का। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है 28 नंबर, द डिफरेंस बिटवीन हाई लिमिट साइज एंड लो लिमिट साइज इज कॉल्ड। अधिकतम माप और न्यूनतम माप के अंतर को क्या बोलेंगे, तो आपको इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है टॉलरेंस, सेकंड है अलाउंस, थर्ड है लिमिट एंड फोर्थ है बेसिक साइज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अधिकतम माप और न्यूनतम माप के अंतर को हाई लिमिट साइज एंड मैक्सिमम लिमिट एंड लोअर लिमिट के बीच का अंतर को क्या बोलेंगे, तो टॉलरेंस बोलेंगे। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम लिमिट एंड लोअर लिमिट को क्या बोलते हैं, टॉलरेंस बोलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ इंटरचेंजेबिलिटी। निम्नलिखित में से कौन सा विनिमयशीलता का लाभ नहीं है। तो इंटरचेंजेबिलिटी का लाभ क्या नहीं है, फर्स्ट है क्या लागत बढ़ती है, सेकंड उत्पादन बढ़ता है, क्षतिग्रस्त हिस्सा आसानी से बदला जा सकता है, रिजेक्शन और बर्बादी कम होती है। तो देखिए यहाँ पे अगर पूछता है तो क्या लाभ है, अगर तो लाभ है अगर पूछता है तो ये हम लोग इसको फर्स्ट ऑप्शन को छोड़ के बाकी तीनों हमारा सही होता है। लेकिन इसमें पूछा कि क्या लाभ नहीं है, तो जब सही लोग बोलता है कि नहीं है तो वहाँ पे हमारा लागत बढ़ना, ये हमारा इंटरचेबिलिटी का गुण नहीं है। इंटरचेबिलिटी क्या है, तो हम लोग एक पार्ट का, जैसे मान लीजिए किसी ऑटोमोबाइल पार्ट्स का, अगर हम कोई भी एक पार्ट्स का निर्माण हम किसी अदर स्टेट में और दूसरे पार्ट्स का अदर स्टेट में कर रहे हैं, तो हम लोग जो है कि आसानी से उसको जो है कि यूज में ला सके।
एक जगह से दूसरी जगह हम आसानी से, क्योंकि मान लीजिए किसी भी ऑटोमोबाइल कोई भी दूसरा बिजनेस में बन रहा तो क्या उसका पार्ट अगर हमारा डैमेज होता है तो उसको विदेश तो लाने जाएंगे नहीं, तो वो कहाँ पे अपने देश में आसानी से उसको बनाया जा सकता है। तो उस पार्ट में जो इंटरचेबिलिटी का गुण होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, इन एक्सपेंशन फिटिंग शाफ्ट इज फिटेड एट डैश टेम्परेचर। एक्सपेंशन फिटिंग में शाफ्ट को डैश तापमान पर फिट किया जाता है। एक्सपेंशन फिटिंग की बात कर रहा था, कितना हो जाए, क्या -70 डिग्री सेल्सियस, -20 डिग्री सेल्सियस, +70 डिग्री सेल्सियस या फिर -190 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा -70 डिग्री सेल्सियस। किसकी बात कर रहा, तो एक्सपेंशन फिटिंग की। अगर वहीं हमारा बोलता है कि रूम टेम्परेचर के लिए, तो रूम टेम्परेचर हमारा 20 से 25 डिग्री सेल्सियस हो जाता है प्लस में। किस में होता है, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस प्लस में आपका हो जाता है। जैसे बात किया था कि कई सारे गैस को रखने के लिए जो उसका टेम्परेचर पूछता है, रूम टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो वहाँ पे 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। आईएसओ में कितने प्रकार के हॉल होते हैं, यहाँ पे क्या पूछा है क्वेश्चन, आईएसओ टाइप्स जो है, इन आईएसओ सिस्टम हॉल में टाइप्स ऑफ हॉल्स आर देयर। तो आईएसओ प्रणाली में कितने प्रकार के हॉल होते हैं, फर्स्ट ऑप्शन 28, 18, 17 या फिर 16। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 28 जो आपका हॉल हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। इंडिया स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें आईएसओ में 28 हो जाएगा। ब्रिटिश में अगर पूछता तो वहाँ पे 18 हो जाता। नेक्स्ट देखते हैं 32 नंबर में क्या हो रहा है, सिंबल इज यूज्ड फॉर। चिन्ह का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है, सरफेस विदाउट मशीनिंग के लिए, क्या बिना मशीनिंग की सतह की। सेकंड ऑप्शन बोलता है सिंपल मशीनिंग सरफेस के लिए, थर्ड बोलता है ग्राइंडिंग सरफेस के लिए एंड फोर्थ बोलता है फाइन ग्राइंडिंग सरफेस के लिए। तो सिंबल का यूज किस में करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर, बिना मशीनिंग की सतह के लिए करते हैं। ठीक है। नहीं देखिए 33 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है आपका जो है कि होनिंग इज नॉन फेरस मेटल डैश एब्रेसिव यूज, यानी कि जो कि नॉन फेरस मेटल में जो अगर होनिंग करना है तो उसमें किस एब्रेसिव का इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सिलिकॉन कार्बाइड, थर्ड है बोरॉन कार्बाइड, थर्ड सेकेंड नेक्स्ट है डायमंड एंड फोर्थ है आपका माइलोस्टील। तो किसका इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग करते हैं सिलिकॉन कार्बाइड। किसका, नॉन फेरस मेटल में अगर होनिंग करना है तो वहाँ पे हम लोग सिलिकॉन कार्बाइड का इस्तेमाल करेंगे। चलिए देखते हैं टम्बलिंग इज ऑल्सो नो एज, यानी कि टम्बलिंग को डैश भी कहा जाता है। तो टम्बलिंग को किसको कहा जाता है, ऑप्शन ए देखते हैं बैरल फिनिश, सेकंड बोलते हैं हॉनिंग, थर्ड बोलते हैं लैपिंग एंड फोर्थ बोलते हैं पनिशिंग। तो 34 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर बैरल फिनिश। ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, डाई इज यूज फॉर थ्रेडेड। डाई का उपयोग डैश थ्रेडेड के लिए किया जाता है। तो डाई का प्रयोग हम लोग एक्सटर्नल थ्रेडिंग के लिए करते हैं। वहीं अगर इंटरनल थ्रेडिंग की बात करता है तो वहाँ पर किसका करते हैं, तो टेप का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन में ए इधर राइट आंसर हो जाएगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा तो कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं क्या कि अब तक जो है कि मैंने 50 वीडियो, मैंने बोला था कि हर रोज़ 50 क्वेश्चन मैं बनाऊंगा, लेकिन मैंने क्या किया यहाँ पे 35 क्वेश्चन ही बनाया, क्योंकि आपका जो है कि यहाँ पे एक वीक के बाद आपका जो कि जीआरएससी का एग्ज़ाम होने वाला है। फिर आपका जो है कि भेल का भी एग्ज़ाम बहुत ही जल्द हो सकता है, जैसे कि मिड सितंबर होना था, लेकिन जो ऐसा कि उन्होंने फॉर्म का डेट बढ़ा दिया। तो उम्मीद है कि या तो सितंबर का लास्ट वीक या फिर अक्टूबर का फर्स्ट वीक में आपको एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है। उसी के रिगार्डिंग जो है कि हमने कंटिन्यूस आपको क्वेश्चन तैयार कर रखा है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो कि वीडियो को शेयर कीजिए, वॉच कीजिए, तभी जो कि मैं कंटिन्यूस वीडियो लाऊंगा। आई होप अगर वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फिर बाय बाय।